पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे अनुसंख्यक गुणधर्म। और अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में आपको बताया गया कि अनुसंख्यक गुणधर्म कणों विलयन का वह गुण है जो निर्भर करता है विलय के कणों की कुल संख्या पर। अनुसंख्य गुणधर्म को विलय की संख्या को छोड़ के बाकी किसी भी चीजों से मतलब नहीं होता है। न विलय के आकार से, न विलय के नेचर से, न विलय के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से। सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे होता है? विलय के कणों की संख्या से, कुल संख्या पर। कुल संख्या पर ही ये निर्भर करता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी चीज को सेंटर में रख के आप बाकी चीजों को, ठीक है। फिर आपने आगे वहां देखा था कि ये अनुसंख्य गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक उन्नयन, फिर हिमांक अवनमन और परासरण दाब, ये चौथा था। तो अब हम पहला पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए हेडिंग डालिए तो सभी आदमी। ये वाला पेन देखें तो कोई पेन दे दो तो को। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वो तो हिंदी में आप लिखे हुए हैं ना, इंग्लिश में लिख लीजिए। तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिनोट किया जाता है RLVP से। तो जब जो सबसे पहला अनुसंख्य गुणधर्म है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब आप इसके बारे में जानिए। आप डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कतई नहीं समझ सकते। यदि आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर, इसके बाद समझना पड़ेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, और उसके बाद आप समझ पाएंगे किसको? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो तुरंत हम ये टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड बात स्टार्ट कर रहे हैं। और जो टॉपिक अब तुमको हम पढ़ा रहे हैं ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हेडिंग अभी हम डालेंगे। तो वो हेडिंग क्या डालने वाले हैं? वेपर प्रेशर। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा चैप्टर जो कंसेप्चुअल चैप्टर है, ये पूरा का पूरा वेपर प्रेशर के इर्द गिर्द घूमते रहता है। किसी भी कंसेप्ट को तुम वेपर प्रेशर की मदद से ही समझ पाओगे। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। और जो नहीं इस चीज को पढ़ेंगे ढंग से, या जो क्लास आज छोड़ रहे हैं, उसका तांडव नृत्य होगा शिवरात्रि में। बहुत लोग को लगता है का दिन छूटिए जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा उसको समझ में आएगा 2-3 क्लास में। 2-3। तो चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। वाष्प दाब। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। इस चैप्टर का धड़कन है ये। धड़कन समझ रहे हो? धड़कना बंद कर दे तो मृत्यु हो जाती है आदमी की। वही आप समझ लीजिए। ये यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर में आप आगे नहीं बोलेंगे।
सॉल्यूशन चैप्टर का धड़कन है ये, और इसको सिर्फ लिखा देने से समझ में नहीं आएगा, ये बहुत अलग टाइप का चीज़ है, समझिए आप पहले इसको हटाओ इसे। अभी के बाद हम पूरा का पूरा कभी ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे VP। VP लिखेंगे तो समझ जाएंगे आप। देखो वेपर प्रेशर को यदि समझना है तो आप एक सिंपल चीज़ समझिए। देखिए यहाँ पर एक बोतल यहाँ है ना रखा हुआ, आपको शायद वहां से दिख नहीं रहा हो, लेकिन जो नज़दीक है वो देख सकते हैं। अब देखिए नीचे में थोड़ा पानी है, और आप यदि ढंग से देखो तो इस पूरे दीवार पर बूंद बूंद करके ये जमा हुआ है पानी। इस साइड देखो ज़्यादा नहीं जमा हुआ है, इस साइड जमा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह से झुका हुआ था बोतल, तो यहाँ पर जाके पानी का बूंद बूंद जमा हुआ है। वैसे भी आप देखे होंगे अभी कि पानी यदि आप रात में रख दिए या बहुत दिन से पानी रखा हुआ है आधा बोतल, तो आप देखेंगे कि उस आधा बोतल के ऊपरी सिरा में अंदर से जहां तहां बूंद बूंद करके ना जमा हो जाता। बताइए वो क्या एसिड है क्या? क्या है वो भी पानी ही है, वो भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है। तो आप ये बताइए कि ये पानी रात भर में यहाँ कैसे चला आया? क्या वो नाइट वॉक पर निकला था? तो ये पानी यहाँ आया कैसे? वाष्प बन के आया। अब यहाँ वाष्प बन के आया तो फिर पानी कैसे हो गया? तो बहुत सारी बातें हैं, आप इसको समझिए, यही सब बात आपको यहाँ समझना है। देखो जब तुम किसी बर्तन में, जैसे मान लीजिए कि हम एक इस तरह का बर्तन लेते हैं, एक बर्तन है और इस बर्तन में हम थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, ये बिल्कुल प्योर वाटर है। वाटर अपने आप वेपोराइज होते रहता है। वेपोराइज होना थोड़ा गलत बोलेंगे, इवेपोरेट होना बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही है। देखो एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है वेपोराइजेशन। अब दोनों में अंतर हम समझाते हैं, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर है। यदि आप पानी को किसी बर्तन में रखकर गर्म करना शुरू, पानी लगातार बॉयल होता रहे, उबलता रहे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे बर्तन का सारा पानी वाष्प बन के उड़ गया। तो पानी का इस तरह से द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना वेपोराइजेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जब आप उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर जाके बेचारा सब गैस में बदल जाता है, ये कहलाता है वेपोराइजेशन। और एक होता है इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन वह प्रोसेस है, आप पानी को गर्म नहीं करते हैं, पानी अपने आप धीरे धीरे उड़ता है। जैसे यदि आप फर्श पर पानी को छीट दें, जब फर्श पर पोछा आप लगा रहे हैं मान, तो वहाँ पर पानी का पार्टिकल ढेर सारा है, आप देखते होंगे कि धीरे धीरे वो सूख जाता है। तो क्या उसको बॉयल करके सुखाया गया? बॉयल करके नहीं सुखाया गया, वो नॉर्मली अपने आप सूखा है, अपने आप वो वाष्प बन के उड़ा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। अंतर समझ में आया दोनों में, इवेपोरेशन और इवेपोरेशन क्या अंतर है? अब जैसे इस ग्लास में यदि पानी है, तो पानी क्या करेगा, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, कभी कभी ये सरफेस को क्या करता है, छोड़ देता है। अब सरफेस को छोड़ दिया तो वाटर का मॉलिक्यूल जल अवस्था से किस अवस्था में चला गया? गैस अवस्था में, तो अपना वाष्प बना लिया। उसी प्रकार एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, फिर तीसरा छोड़ा, फिर चौथा छोड़ा, पांचवा छोड़ा। इस प्रकार से बहुत सारा मॉलिक्यूल वाटर का लगातार उड़ता रहता है, सरफेस को छोड़ देता है, और इसका वेपोराइजेशन होते रहता है। वेपोराइजेशन नहीं, यदि आप गर्म नहीं किए तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं वेपोरेशन रहता है। हालांकि अभी आप दोनों को साथ ही लेके चलिए तो ज़्यादा बेहतर। तो इस तरह से पानी उड़ता चला गया। अब आप जरा बताओ, यदि ये बर्तन खुला हुआ है तो ये वाष्प उड़ के वायुमंडल में चला जाए, लेकिन यदि हम इस बर्तन को बंद कर दें तो, बंद करेंगे तो ये तो तय, इस मान लीजिए ये बंद है, यदि हम बंद करें तो वेपोराइजेशन होगा जरूर, लेकिन अब ये वायुमंडल में जाने वाला, तो अब क्या करेगा, जैसे ही आप इसको बंद किए तो वेपोराइजेशन हो रहा है और वेपर यहाँ पर आके जमा हो रहा है, गैस में मिल जा रहा है। तो नीचे पानी है इसके नीचे, और इसके नीचे गैस था, जो पहले से बर्तन में गैस था, अलग अलग जो वायुमंडल का गैस होगा। और अब पानी जो वाष्पीकृत होके वहां जा रहा है, तो पानी का वाष्प यानी पानी का भिन्न गैस वहां पर अब उपस्थित हो गया है।
अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप इसको पैक कर दिए और ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है, तो इस जगह का जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर क्यों बढ़ने लगा? इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है ना। 1 एटीएम पर आपने इस बर्तन को बंद किया था, जिस समय आप बंद किए थे अंदर का दाब कितना होगा? 1 एटीएम। अब धीरे धीरे पानी का मॉलिक्यूल उड़ के इसमें आ रहा है, यानी गैस की मात्रा अंदर में बढ़ रही है। और ये मात्रा बढ़ा कौन रहा है? वाष्प, जल का वाष्प। तो ये मात्रा बढ़ रही है, तो धीरे धीरे इसका जो प्रेशर है ना 1 एटीएम से 1.1 एटीएम, 0.3 एटीएम, 0.4 एटीएम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जनरली बढ़ता जाता है। और थोड़ी देर के बाद, घंटा 2 घंटा के बाद देखोगे कि जैसे मान लो कि 1.7 एटीएम पर आके ये 1.7 एटीएम के बाद रुक जाएगा। 1.7 एटीएम डेटा बोल 1.7 एटीएम पर जाके रुक जाएगा। उसके बाद अब वो कितनों कुछ नॉर्मल वे में देखते रहो, 4 बार उसमें बैरोमीटर लगा दो, तब अब बताइए कि 1 एटीएम से इसका प्रेशर कहाँ बढ़ के आ गया? 1.7 एटीएम, और 1.7 तक बढ़ा और इसके बाद अब ये बढ़ ही रहा है। तो एक्सटर्नल फैक्टर आप अभी यूज मत कीजिए, जितना सेटअप है बस उसके बाद कीजिए। अब आप कहिए सर हम गर्म करने लगे, गर्म नहीं करना है, अभी हम नॉर्मल कंडीशन की बात। तो अब सवाल पहले ये पैदा होता है कि 1.7 एटीएम पर ये आके रुक क्यों गया? क्या वेपोराइजेशन बंद हो गया? वाष्पीकरण हो रहा था द्रव का, क्या वो बंद हो गया? या इसके अंदर कुछ और बातें हैं? इसके अंदर कुछ और बातें हैं जो, देखिए हुआ क्या, यहां से जो पानी का मॉलिक्यूल, अब हम एक दूसरा सेटअप तैयार करते हैं। यहां पर मान लीजिए इस बर्तन में इधर पानी रखा हुआ था, शुरू शुरू में इसमें पानी का कोई भी कण उपस्थित, जैसे ही आप उसको पैक किए तो ये मान लो पानी का कण है नीचे। अब पानी का कण 1 गो आया, 2 गो आया, 3 गो आया, 4 गो आया, 5 गो आया, वेपोराइज होके, वाष्पीकृत होके, और लगातार इसके प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब ऊपर पर गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है कि पानी जो चाहता है ना कि अंदर से हम ऊपर चले आए, तो ऊपर से जो दाब लग रहा है यहाँ, बताइए उस पानी को जल्दी छोड़ेगा ये द्रव? फिर वो आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर गैस का अमाउंट बढ़ता चला जाता है, इस सरफेस का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ये दबा रहा है। पानी पानी कह रहा है कि छटपटा के टकरा के हम निकलेंगे, कहाँ बेटा निकलोगे, कहाँ रहो? कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट। आप ही बताइए कि सबसे ज्यादा वाष्पीकरण कब होगा? सबसे ज्यादा वाष्पीकरण तब होगा जब वो बर्तन खुला हुआ रहे। खुला हुआ रहेगा तो लगातार जो गैस बनेगा उड़ता जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। बर्तन है बंद, लगातार गैस निकल रहा है, तो धीरे धीरे अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। और ये प्रेशर है किसका? ये प्रेशर किसकी वजह से बढ़ा? जल के वाष्प की वजह से बढ़ा, इसीलिए तो इसका नाम वाष्प दाब है। अब आगे की बात सुनिए। अब क्या होता है कि जब गैसियस मॉलिक्यूल ढेर सारे गैस में आ जाते हैं, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या लगता है कि वहां स्थिर से बैठा हुआ है, गया है कि बैठा, ये यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, कभी कभी यहाँ टकरा के तो फिर ये इसमें कन्वर्ट कर जाता है, जल में कन्वर्ट कर जाता है, और लगातार ये घूमता रहता है, लगातार ये घूम रहा है। ऐसी स्थिति में ये इंटरनल वॉल ऑफ कंटेनर पर टकराता रहता है। अंदर तक यदि ये देखिए, चलिए देखिए अब यहाँ देखो, तो अब ये अणु, सुनना, आज पूरा का पूरा क्लास खाली वाष्प दाब समझाएंगे, लिखना वही 2-3 लाइन होगा तुम्हारा, तो मैं ये नहीं कहना कि पढ़ाइए कुछ नहीं हो, बहुत बड़का पढ़ा है आज, जरूरी। देखो, अब जो वाष्प का मॉलिक्यूल यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, मान लो 2-4 मॉलिक्यूल एक के जगह पर टकरा गया, 2-4 मॉलिक्यूल एक के जगह पर टकरा गया, तो वो जल का मॉलिक्यूल जल के साथ फिर आपस में मिल गया। फिर तीसरा आया उससे टकरा गया, चौथा आया उससे टकरा गया, 5वां आया उससे टकरा गया, जाके सटता चला गया। बस जैसे ही वो जाके सटता चला जाता है ना,
तो यहाँ पर जो ये जो आप पानी जमा देख रहे हैं दीवार पर, ये वही पानी एक्चुअल में जमा। समझ में आ रही है बात? और लगातार यदि वेपोराइजेशन होता रहे तो ये पानी अपना लगातार जमता रहेगा। फिर देखिए यदि हम इसको ऐसे कर दें, देखो साफ हो गया ना ऊपर का भाग, लेकिन यदि फिर इसको हम रात भर छोड़ दें तो फिर वैसे ही जमा हो जाए, एग्जैक्ट वैसे ही जमा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो जो वाष्प था, वो वाष्प ही दीवार पर जाके टकरा के बैठा हुआ है, जो आपको एकदम छोटा सा दाना के रूप में दिखता है। अब देखिए, जब यहाँ का प्रेशर ज्यादा होने लगा तो वाष्प का मॉलिक्यूल आपस में टकराकर फिर से द्रव बना, और यदि ये द्रव का मॉलिक्यूल, यदि ये दाना थोड़ा भारी हो जाए, ग्रेविटेशन की वजह से ये फिर से पानी नीचे नीचे आ जाएगा, द्रव अवस्था में आके, द्रव अवस्था में तो है ही लेकिन ऊपर पर सटा हुआ है, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दो बातें हो रही है। क्या क्या हो रहा है? एक, द्रव यानी जल वाष्प में यानी गैस में बदल जाता है, और जब ये वाष्प बना तो वो वाष्प फिर से आपस में संघनित होकर, कंडेंस्ड होकर, आपस में जुड़कर वो वाष्प पुनः किस में बदल जाता है? द्रव में। यानी यहाँ पर दो बातें हो रही है, जल बदल रहा है वाष्प में और वाष्प बदल रहा है जल में। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि यहाँ एक उत्क्रमणीय प्रक्रम चल रहा है, और यदि ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है और आप 11th पढ़े हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी उत्क्रमणीय अवस्था का सबसे अस्थायी अवस्था साम्यावस्था होता है, इसीलिए ये साम्यावस्था पर आएगा ही आएगा। अब जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ साम्यावस्था का मतलब क्या है वो सुनिए। मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 10 मॉलिक्यूल जल का नीचे से उठ के ऊपर वाष्प में चला गया, ठीक है, और उसी 1 सेकेंड में मान लो कि 5 मॉलिक्यूल आपस में सटकर किस में बदला? द्रव में। तो बताओ, जल से वाष्प में बदलने का दर अधिक है या वाष्प से जल में बदलने का रेट अधिक? जल से वाष्प में बदलने का दर अधिक है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर 1 सेकेंड इस गैसियस अवस्था में 5 मॉलिक्यूल का फायदा होता चला जाए? तो ऐसी स्थिति में धीरे 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 वाष्प, यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है अंदर का वायुमंडलीय, वो बढ़ता चला जाए। क्या ये मानते हैं आप कि नहीं? तो ऐसे भी स्थिति में वायुमंडलीय दाब जब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा ना, तो ये जो द्रव वाष्पीकृत होने का जो दर तेज था पहले, धीरे धीरे कम होगा, और कम होते होते ऐसा हो जाएगा कि द्रव से वाष्प में बदलने की दर और वाष्प से द्रव में बदलने की दर आपस में समान हो जाएगी। यानी प्रत्येक सेकेंड यदि 10 मॉलिक्यूल द्रव का वाष्प में बदला है, तो प्रत्येक सेकेंड 10 मॉलिक्यूल वाष्प का ही जल में बदलेगा। और ऐसी स्थिति में अब समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बर्तन के अंदर जो वाष्प बना हुआ है मॉलिक्यूल्स की संख्या नहीं हो रहा है, लेकिन परिवर्तन भले नहीं हो रहा हो, लेकिन प्रोसेस दोनों हो रहा है। अभी वाष्पीकरण भी हो रहा है और कंडेंसेशन, संघनन भी हो रहा है। मतलब ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। और यदि आप ढक्कन खोल देंगे तो सारा वेपर उड़ जाएगा, उसके बाद ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। हालांकि इरिवर्सिबल तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहता है रिवर्सिबल का प्रॉपर्टीज, लेकिन मैक्सिमम वाष्प जो है यहाँ से उठ के भाग जाएगा। धीरे धीरे 1 साल में पूरा का पूरा गिलास खाली। देखिए अब समझ में आया कि वाष्प दाब क्या है? हाँ, एक चीज और, उस पर एक और चीज समझाना हम भूल गए, थोड़ा इसको देखिए। अब जब मान लो कि द्रव से गैस में बदलने का दर और गैस से द्रव में बदलने का दर समान है, तो इसी को हम साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जल कन्वर्ट कर रहा है किसमें? वाष्प में। और वाष्प किसमें कन्वर्ट कर रहा है? जल में। बताइए, ये साम्यावस्था की स्थिति को तो हासिल करेगा ही। जब ये सिस्टम साम्यावस्था पर आ जाएगा, तब समय के साथ इसके अंदर के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताइए कि शुरू में दाब था 1 atm, साम्यावस्था पर जाके दाब हो गया 1.7 atm। आपको लगता है कि अब ये कभी बढ़ने घटने वाला है? क्यों बढ़ने घटने वाला नहीं? क्योंकि ये साम्यावस्था पर पहुंच चुका है। अब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में बराबर हो गया।
और जैसे मान लीजिए कि इस क्लास से हम 10 गो को बाहर भगा दें, 5 गो को अंदर कर लें, 10 गो को बाहर भगा दें, 5 गो को, तो हर बार 5 स्टूडेंट इस क्लास से घटता चला जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद मान लीजिए कि हम 10 को बाहर, 10 को अंदर, 10 को बाहर, 10 को अंदर, 10 को बाहर, 10 को अंदर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट की संख्या में कोई परिवर्तन आएगा क्या? बस वही बातें हाँ। जब जल से द्रव में बदलने का दर, सॉरी, द्रव से वाष्प में बदलने का दर और वाष्प से द्रव में बदलने का दर समान हो जाएगा, तो इस एटमॉस्फेयर में, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर, गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी घटेगी नहीं, और वैसी स्थिति में उसका दाब स्थिर हो जाएगा। शुरू में 1 एटीएम था, क्या ये डायरेक्टली 1.7 पर चला गया? नहीं, पहले धीरे धीरे ये बढ़ा, क्योंकि शुरू में वाष्पीकरण की दर तेज थी और संघनन की दर कम थी। धीरे धीरे वाष्प यहाँ ज्यादा हुआ, वाष्प से द्रव में बदलने का दर बढ़ा और द्रव से वाष्प में बदलने का दर घटा, और एक स्थिति ऐसी आई जब जल से वाष्प में बदलने का दर और वाष्प से जल में बदलने का दर समान हो गया, तो उसको हम साम्यावस्था की स्थिति कह रहे हैं। और इस साम्यावस्था की स्थिति में यहाँ पर जो अतिरिक्त दाब उत्पन्न हुआ है वाष्प के द्वारा, वही इस जल का यानी इस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। बताइए यहाँ पर वाष्प दाब का वैल्यू क्या? कौन बताएंगे? बताइए तो, हाथ खड़ा कीजिए तो जो बता सकते हैं वाष्प दाब का वैल्यू। बोलिए कितना होगा? वाष्प दाब होगा 0.78। समझे कैसे? अरे 1 एटीएम दाब तो पहले वायुमंडलीय का है, तो बढ़ा कितना? वो टोटल 1.7 न हो गया है। तो एक था जब वाष्प नहीं था, तब एक था, अरे वो वायुमंडलीय दाब नॉर्मल। जैसे अभी इस बोतल के ढक्कन को यदि हम खोल दें, देखिए इधर समझिए प्रैक्टिकली, इसमें जो पानी है, पानी के ऊपर अभी कितना दाब लग रहा होगा? 1 एटीएम। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल से जुड़ा हुआ है, वायुमंडल का हवा इसमें भी है, जो प्रेशर दाब न उस पानी के सतह पर लग रहा हो। लेकिन यदि इस बोतल को हम बंद कर दें, बंद कर दिए, तो बताइए वायुमंडल से इसका संपर्क टूटा, वायुमंडल से इसका संपर्क टूटा, अब ये वेपोराइजेशन जब होगा तो इसका वेपर इसी गैस की अंदर में न रह जाएगा। बताइए धीरे धीरे ये अंदर के प्रेशर को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो जिस समय ढक्कन खुला हुआ था, अंदर के गैस का प्रेशर था 1 एटीएम, क्योंकि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। जैसे ही हम इसको बंद किए, धीरे धीरे वाष्प बनना शुरू, वाष्प से द्रव, द्रव से वाष्प में आ गया, तब मान लीजिए इसका टोटल प्रेशर हो गया 7 एटीएम। एक था 1.7 हो गया, तो ये 0. इसके वजह से बढ़ा, जल के वाष्प की वजह से। यानी ये 0.7 वाला जो दाब उत्पन्न हुआ है, वो किसके द्वारा हुआ है? जल के वाष्प के द्वारा। इसलिए इस दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। ये बात समझ में? और इसको प्रैक्टिकली निकालने का क्या तरीका है, वो आपको जानना चाहिए। अब देखिए हम इस पर बात कर रहे हैं। देखो, लैब में जाओगे ना, तो एक इस तरह का बर्तन होता है, इस तरह के बर्तन में, इसमें आप पानी भर लीजिए, ये बर्तन आगे इस तरह का एक नली लगा हुआ होता है, ये नली खुला हुआ होता है। अब बन गया, फिर गड़बड़ा है, और गड़बड़। इस तरह का एक बर्तन होता है। अब आप इसमें क्या कीजिए, सुनिएगा, देखिए वाष्प दाब का मेजरमेंट कैसे होता है लैब में, ये सब देखो जो बात। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, कहोगे ना खाली हम पढ़ लें किताब में और समझ लें, नहीं समझ पाओगे। यही सब गलती आज तक आप किए हैं। जैसे कि हम जहाँ तक समझते हैं, जब तक हम आपको इमेजिनेशन में, लैब में लेके ना चले जाएं, तब तक अपना समझ कहना क्या। लैब तो यहाँ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम आपको ये समझा देंगे कि आप लैब में बैठे, और जब आप उन चीज़ों को जब आप फील करने लगेंगे ना कि क्लास में नहीं, लैब में बैठे हुए हैं, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि केमिस्ट्री, तो वो लैब है नहीं पर दिखेगा। वही चीज़ आप देखिए, तब आप समझ। अब देखो, जैसे होता क्या है कि कभी कभी सब टाइप का चीज़ बताने लगता है, आदमी इग्नोर करने लगता है। इग्नोर नहीं करना है, इसी चीज़ को समझेगा तो
इस तरह का एक बर्तन होता है, इसमें आप क्या कीजिए, पानी भर लीजिए। ठीक है, इस पानी में ये जो नली है ना, ये नली, इस नली से HG डाला जाता है इसमें, HG, और इतना डाला जाता है जितना आप देख रहे हैं। हाँ, पाड़ा ही ना बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको पाड़ा ही बोलेंगे, मरकरी इंग्लिश में। क्रमिक नंबर 180 होता है, बस 200.5। इसमें आप पाड़ा भर लीजिए। क्या भरा हुआ है इसमें? पाड़ा, H। अब देखो ये, यदि इतना भरा हुआ है, पाड़ा तो लिक्विड होता है, जितना लेवल इसका होगा उतना ही ना लेवल इसका होगा। तो शुरू में ये लेवल यहाँ है और इस पर तुमको लिखा हुआ रहेगा कि कितना प्रेशर है। मान लीजिए अभी जो प्रेशर लग रहा है वो कितना, जिस समय आप पानी भरे थे अंदर में कोई वाष्प नहीं था, तो यहाँ पर जो दाब लग रहा होगा, बाहरी दाब और ये वाला दाब शुरू में सेम होगा। अच्छा, आप एक चीज देखिए, अंदर का ये वाला जो एटमॉस्फेयर है, ये बाहरी एटमॉस्फेयर से कट चुका है, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, पारा। यदि वो खुला हुआ होता तो उधर से लेके इधर तक का सारा प्रेशर कितना ATM होता, 1 ATM होता। पारा जैसे ही भरे तो ये पैक हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो पीछे बात कर रहे हैं, 3 बार बोल चुके हैं, बंद कर लो। अब इसी में यदि हम तो डांट दें, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करें, या फिर तुम्हारे साथ कुछ अभद्रता हो, तुम सब चीज़ों, समझे? यदि पीटते हुए कभी देखे हैं तो आपको समझ जरूरत नहीं, और यदि नहीं देखे हैं, चलिए आप अपने आप पर देख लीजिए। इतना प्यार से तो देखो, खिस्सा करना है, बात करना है तो लगाओ, आराम से बैठ के बात करोगे, क्या हुआ है सब। सुबह सुबह आके पढ़ाई को छोड़ के खिस्सा को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो आप ही के अकॉर्डिंग चले, व्यवस्था दी जाएगी उसको। आप जाइए आराम से बात, क्लास में वर्किंग आवर में यदि बात करोगे, पढ़ाते है हमारा, मार के मोहम्मद देंगे अब जिस समय हम पानी भरे थे उस समय ये द्रव अवस्था में था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लो एक मॉलिक्यूल आया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, तीसरा मॉलिक्यूल आया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब क्या लगता है कि ये मॉलिक्यूल क्या यहीं बैठा हुआ रहेगा? अब ये भागना शुरू करेगा आगे की तरफ, जहां इसको, चूंकि गैस है, जहां इसको जगह मिलेगा वहां भागेगा। ये भागते हुए मान लो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक, और यहाँ आके इस पर प्रेशर मार दिया। तो इस पर प्रेशर मारा तो बताओ ये थोड़ा सा ऊपर भागेगा कि नहीं? ये थोड़ा सा अप होगा, थोड़ा और प्रेशर बना और ऊपर गया, और प्रेशर मारा और ऊपर गया। जैसे जैसे यहाँ पर वाष्प की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये प्रेशर बनाता जाएगा, और जैसे जैसे इधर प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वाला डाउन होता जाएगा और ये वाला अप होते जाएगा। शुरुआत में जब तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि ये जो बढ़ रहा है ये थोड़ा ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, और धीरे धीरे ये देखोगे कि ये थोड़ा रुकना स्टार्ट कर दिया, मतलब स्लो हो रहा है, और कुछ देर के बाद देखोगे कि वो चढ़ना बंद कर दिया है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चढ़ा, यहाँ तक, और ये पारा जो है यहाँ तक आ गया, और ये कितना ATM है? 1 पॉइंट, ये हम मान लेते हैं कि, तो अब ये पारा जो है ना चढ़ गया यहाँ तक, ये चढ़ा हुआ है कलर से। अब मान लीजिए कि वो वहां पर जाके रुक गया, वहां जैसे ही वो रुक गया, इसका मतलब आप तुरंत समझ लीजिए ये साम्यावस्था को हासिल कर चुका है। यानी ये जो द्रव बदल रहा था वाष्प में, का जल से वाष्प में बदलने का दर, और ये जो वाष्प बदल रहा था द्रव में, जल में, का दर, दोनों का दर आपस में समान हो गया है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि जल कन्वर्ट किया है किसमें? वाष्प में,
और वाष्प कन्वर्ट किया, और ये कहाँ पहुंच चुका है? साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर ये जो वाष्प दाब उत्पन्न कर रहा है, उस दाब को हम लोग वाष्प दाब। अब हम इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या लिखेंगे, आप उसको हम यहाँ कहेंगे कि, सुनिएगा, शुरू से बोल रहे हैं, किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित वह दाब जब द्रव तथा वाष्प दोनों एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में रहता है, तो उसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? और हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर आप जल लिए तो इसका जो वेपोराइजेशन हुआ वो, और यदि इस जगह पर आप सरसों का तेल लेते, सर तेल भी ना द्रव है, तो उसका वेपोराइजेशन होता वो, क्या लगता है कि दोनों का वेपोराइजेशन सेम रेट से हो? दोनों का वेपोराइजेशन डिफरेंट रेट से होगा। यदि आप यहाँ पेट्रोल ले लीजिए तो उसका सबसे, इस तीनों में सबसे ज्यादा होगा। तो जो जिसका वेपोराइजेशन जितना ज्यादा होगा, वह उसका वाष्प उतनी ज्यादा दाब उत्पन्न करेगा, यानी उसके वाष्प दाब का मान ज्यादा होगा। यहाँ से एक बात स्पष्ट है, अलग अलग द्रव का वाष्प दाब का मान अलग अलग होता है। यही बात समझ में? तो पहले आप इस फिगर को बनाइए फटाफट इस। यहाँ वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना? इस सेटअप में वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा 1.7 माइनस हो जाएगा कल संडे है लेकिन आपका क्लास है, और कल न्यूमेरिकल का क्लास है। 1 से लेके 54 तक बोले थे ना बनाने के लिए। आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं? नहीं बोले थे? अरे असाइनमेंट कल मिला था, तो 1 से 54 तक सारा न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, कल वो डिस्कस होगा, जो दिक्कत होगा बताइएगा। जितना थ्योरी पढ़े थे ना आप बेसिक में, वही सारा बेसिक थ्योरी उस पर काम करेगा। जो लोग असाइनमेंट नहीं लिए हैं, ऑफिस में जाते वक्त ले लीजिएगा असाइनमेंट। और दूसरी बात यह कि कल का क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेगा, तो जो संडे को नहीं आना चाहते हैं, मान लीजिए
परेशानी रहती है। आप चाहें तो लाइव वीडियो में सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर खाली बोल देना, लिख देना कमेंट में, तो हम यहाँ से चेक करते रहेंगे, तो हम बता देंगे। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ईमानदारी से पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब आप हम पर फेंकिएगा। पता चला 1 से लेकर 54 तक पूछेगा, एगो 54 नंबर, एगो 1 नंबर, एगो 2 नंबर, एगो 53 नंबर, ऐसे नहीं करना है। तो कल जो भी लोग क्लास में उपस्थित होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेम टाइम। और जो लोग नहीं चाहते हैं कि नहीं घर पे ही कर लें, घर पे भी आप कर सकते हैं। देखो, जुगाड़ जो लगा रही है, कहते हैं वीडियो कभी भी देख सकते हैं, मतलब हम सुतल रहेंगे और कभी भी उठ के देखेंगे। मथा मथा देखो ना। वीडियो देख सकते हैं कभी भी, लेकिन फिर क्वेश्चन कैसे आप पूछिएगा? लाइव रहिएगा तो क्वेश्चन पूछिएगा। हालांकि कल 2 टाइम में लाइव होगा क्लास। 2 टाइम में नहीं, 3 टाइम में लाइव होगा क्लास। एक सुबह में 6:15 में हिंदी मीडियम, 7:15 में इंग्लिश मीडियम, और फिर 8:15 में हिंदी मीडियम। तो किसी भी टाइम में आप जुड़ जाइए, कोई भी टाइम में जुड़िएगा। हिंदी इंग्लिश वो एक बार होगा तो इंग्लिश में हाँ, हम एग्जैक्ट सेम चल रहा है। चलिए, इसको, ये हो गया पूरा। नीचे लिखेंगे एरो देके। लिखिए। एक्चुअल में आपका बैच थोड़ा आगे चल रहा है, लेकिन आज उस सबको हम मैनेज कर देंगे, इसलिए आज के आपके बैच में थोड़ा पढ़ाई भी कम हुआ है, समझाए ज़्यादा है। लिखेंगे। आप लोग हिस्सा भी किए ज़्यादा, तो सर क्या होता है? लिखो तो। किसी किसी द्रव के वाष्प के द्वारा, किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित दाब, आरोपित दाब, जब जब द्रव तथा वाष्प अवस्था जब द्रव तथा वाष्प अवस्था एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होता है, जब द्रव तथा वाष्प एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होता है, से, से वाष्प दाब कहते हैं, से वाष्प दाब कहते। पर फिर से मिला है, मिला लीजिए। किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित दाब जब द्रव तथा वाष्प अवस्था एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होता है, तो उसे वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लिखेंगे, अलग अलग द्रव के वाष्प दाब का मान अलग अलग होता है। नहीं, नीचे एरो देके लिखेंगे, अलग अलग द्रव के वाष्प दाब का मान, अलग अलग द्रव के वाष्प दाब का मान अलग अलग होता है। नीचे एरो देके लिखेंगे, वाष्प दाब को, वाष्प दाब को संतृप्त वाष्प दाब, वाष्प दाब को संतृप्त वाष्प दाब या साम्य वाष्प दाब भी कहा जाता है। वाष्प दाब को संतृप्त वाष्प दाब, संतृप्त लिखने नहीं आता है,
संतृप्त वाष्प दाब या साम्य वाष्प दाब भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब देखो, ये द्रव का जो वाष्प दाब होता है ना, ये प्रभावित होता है। अब जैसे सोचिए, इधर देखिएगा, यदि हम इस सेटअप में हम यहाँ पर आग लगा दें तो क्या होगा? जैसे ही हम आग लगाएंगे, वाष्पीकरण का रेट बढ़ जाएगा, ज्यादा वाष्प बनने लगेगा। पता चलेगा कि इतना ज्यादा वाष्प बना कि सब मरकरी को उधर से ऊपर ले जाके फेंक दिया है। ये सब प्रेशर के बढ़ने की वजह से ना होगा। इसका ये मतलब हुआ कि वाष्प दाब को प्रभावित किया जा सकता है। तो वाष्प दाब को एगो खाली टेम्परेचर से ही प्रभावित नहीं किया जा सकता है, बाकी अन्य चीजों से भी प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाष्प, नहीं कहाँ बंद, कहाँ लिखो, हेडिंग लिखो। भले ये हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वाष्प दाब को कौन कौन चीज प्रभावित करता है। अभी आप हेडिंग डाल के छोड़िए, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत फंटिसबाजी करता है तुम सब। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले, इंग्लिश में भी लिखेगा, करने वाले कारक। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ईपी लिखने तो चलेगा, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जो सबसे पहला है उस पर हम लोग कल काम करेंगे। सबसे पहला है अंतराण्विक आकर्षण बल का प्रभाव, दूसरा है ताप का प्रभाव, तीसरा है ओरनशील विलय के मिलाने का प्रभाव। सब चीजों को कल देखेंगे।